आपने बाबर का नाम सुना होगा, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों, इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। जी हां दोस्तों, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इनकी किताब का नाम तुजुक ए बाबरी। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री और हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, ज्योग्राफी का भी हमने फील्ड विजिट और इसके साथ साथ लोकेशन एंड एक्सटेंट कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज जो है वो हम खास तौर पर स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। ये चैप्टर बहुत अहम है, बड़ा चैप्टर है और इसीलिए पार्ट्स में इसके वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ये है पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसी चैप्टर से रिलेटेड जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट जो पिछला चैप्टर था हमारा, इसके अंदर हमने देखा कि वेस्टर्नर्स जो थे, नोटेबल स्कॉलर्स जो थे, यूरोपियंस जो थे, उनकी सोच क्या थी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। हमने जाना कि भैया ये हिस्टोरियोग्राफी एग्जैक्टली क्या है, तो इट इज नथिंग बट क्रिटिकल राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। तो अब इंडियन ट्रेडिशन की ओर हम बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियंस और इंडिया के अंदर कैसा ट्रेडिशन रहा हिस्टोरियोग्राफी का, कैसे हिस्ट्री जो है ये अलग अलग सदियों से गुजरी है और कैसे स्लोली एंड स्टेडीली हम इवॉल्व हुए हैं। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द राजा महाराजाओं की कहानी टिल द मुगल एम्परर्स, उसके बाद मराठास का साम्राज्य, कहीं ना कहीं फिर आए ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स की मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, एंड स्लोली एंड स्टेडीली हमने, हमारे देशवासियों ने जब ब्रिटिशर्स की गलत चीजों को नोट किया तो हमने भी अपनी हिस्टोरियोग्राफी लिखनी शुरू की, प्रेजेंट करनी शुरू की। तो ये पूरा एक फेज है और इसी फेज को हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। इन दिस लेसन we will know about the tradition of Indian historiography। यानी ये चैप्टर जो है ये अपनापन है, यहां पर हम इंडिया और इंडिया ने कैसे अलग अलग फेजेस को जिया है उसके बारे में समझने वाले हैं। यस, 2.1 में हम जानेंगे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और 2.2 में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, यानी अलग अलग इन दौर के अंदर जो हमने देखा दोस्तों कि पहला राजा महाराजाओं का दौर था, तब क्या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था, उसके बाद मुगल एम्परर्स जब आए तो उनका क्या फ्रेमवर्क था, फिर स्लोली एंड स्टेडीली मराठास का क्या स्टाइल ऑफ राइटिंग था, देन डेवलपिंग टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद इंडियंस जो थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कह लो या नई सोच के नए जो इंडियंस थे जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने कैसे राइटिंग को शुरू किया और क्या क्या प्रेजेंट किया, वो सारे आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले एंशिएंट पीरियड के साथ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट पीरियड ये वो दौर है दोस्तों जहां इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, कॉइन, सिक्के, कुछ केव पेंटिंग्स के माध्यम से हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते थे। एंशिएंट पीरियड वो प्राचीन काल है जहां पर हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी चीजें या हड़प्पा मोहनजोदारो जैसी सिविलाइजेशंस को हमने ढूंढा और वहां की चीजों को जानने की कोशिशें की। इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, memories of great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions were preserved with the help of oral recitals। यानी पहले का जो भी चलन था हिस्टोरियोग्राफी का, या जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स या सबूत हमें मिलते थे हिस्ट्री से रिलेटेड, वो ओरल रिसाइटल्स के माध्यम से होते थे, यानी किसी के कहे हुए, हमने सुने हुए ऐसी ही चीजों को ज्यादातर माना जाता था एज हिस्टोरियोग्राफी। दोस्तों इसके अलावा अगर खास बात यहां पे कहें तो ज्यादातर चीजें भगवान से जुड़ी हुई पहले के जमाने में होती थी कि भगवान की देन है, भगवान ने किया होगा, ऐसा होता था। रामायण की बात, महाभारत की बात, तो यहां पर माइथोलॉजी ज्यादा छलकती थी एंशिएंट पीरियड के अंदर। इसके अलावा दोस्तों द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हड़प्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कंफर्म दैट Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE। यानी ये जो हड़प्पा मोहनजोदारो के अंदर हमें जो दस्तावेज मिले, जो डॉक्यूमेंट्स मिले या जो सील्स मिले जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस बने हुए थे, इनको देखकर तो ये
आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियंस जो थे उन्होंने लिखने की कला जो है वो कितनी ज्यादा पहले से सीख ली थी। यस, 3rd मिलेनियम BCE से ही ये सारी चीजें चलती आ रही थी और वो हड़प्पा मोहनजोदारो में जब एक्सकावेशन हुआ और वहां से जब हमें चीजें मिली तो उससे जानने मिला। और परहैप्स इवन बिफोर दैट, हो सकता है 3rd मिलेनियम BCE से भी पहले से ये सारी चीजें चलती आ रही हूं। However, the Harappan script is not yet successfully deciphered, यानी आज तक हड़प्पन मोहनजोदारो से जो सील्स मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन पे क्या लिखा है ये डेसिफर यानी हम पढ़ नहीं पाए हैं। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर एवरीवन। हिस्टोरियंस भी कई कोशिशें करने के बाद नाकाम रहे हैं कि एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या बनाया हुआ है या क्या लिखा हुआ है। बट इट इज वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर दैट इंडियंस ने लिखने की कला को तो बहुत पहले से सीख ही लिया था। वो क्या लिखा है वो तो हम आज तक नहीं पढ़ पाए, बट लिखा तो है, और वही इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदारो से हमें मिले हैं। दोस्तों ये है एंशिएंट पीरियड। इसी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ फोटोग्राफ के जरिए सुहागौरा कॉपर प्लेट, जी हाँ यस, यूपी के अंदर गोरखपुर के पास की एक जगह से हमें ये कॉपर प्लेट बरामद हुई थी और इसकी भी कहानी आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही डिटेल में दी गई है डू यू नो वाले सेक्शन में। और दोस्तों ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस ने हमारी एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी को जिंदा रखा। इन्हीं की वजह से हमें पुरानी और प्राचीन काल की हिस्ट्री भारत देश में इंडियन ट्रेडिशन के लिहाज से पढ़ने मिली। Yes, from the 1st century CE, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures, यानी पहले से ये चलन ही था कि मेटल्स के ऊपर या कॉइन्स के ऊपर वगैरह या किसी मूर्ति पे, स्कल्पचर के ऊपर लिख करके उसके ऊपर कुछ बना करके ही हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट की जाती थी। कॉपर प्लेट्स हो गए ऐसे जिनके ऊपर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के जरिए बातें कहने की कोशिश आर्टिस्ट करता था। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इसी से तो उस जमाने की जानकारियां मिलती हैं। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स। तो इन कुछ शब्दों के बीच में आपको एकदम बारीकी से लेके जाता हूं। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, यानी ऐसे कॉपर प्लेट्स या ऐसे सील्स या इंस्क्रिप्शंस के जरिए हमें पता चलता है कि ये कौन से जमाने का है, ये किस राजा के टाइम का है। डायनेस्टिक जीनियोलॉजी मतलब हमें पता चलता है कि ये कौन सी डायनेस्टी का है, मौर्य डायनेस्टी है या चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी का है या किसी और डायनेस्टी का है, कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ये। तो बेसिकली हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उसी जगह से मिल जाता है, उसी चीज से मिल जाता है। टेरिटोरियल एक्सटेंट पता चलता है कि भैया ये कहां का है, हड़प्पा का, मोहनजोदारो का, ये टेरिटरी कौन सी है और वहां का ये सील या इंस्क्रिप्शन हमें मिला हुआ है। तो इस प्रकार वेरियस एम्पायर्स की अपनी अपनी हिस्ट्री है जो एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी के द्वारा हमें समझ में आती है। यस, also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective times। यानी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमें कई और चीजें भी इन ऐसे इंस्क्रिप्शंस और सबूतों के वजह से पता चलती हैं, जैसे क्लाइमेट हो उस जमाने का, पॉलिटिकल इवेंट्स हो, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सारे काम किए हैं, उनके बारे में भी जानने की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए एंशिएंट हिस्ट्री हमारे सामने प्रेजेंट होती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में आपने कई वर्षों से सुना है। हमारे माइथोलॉजिकल लॉर के अंदर इनकी मेमोरीज हमेशा ताजा रही हैं। रामायण महाभारत ये बहुत बड़े ग्रंथ रहे हैं और इनके जरिए भी हमें उस जमाने की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सिमिलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया या जैन टेक्स्ट हो गया, इनके जरिए भी हमें बहुत सारे पुराण वगैरह के बारे में, पुराणास के बारे में समझ में आता है और उस जमाने में कैसा सोशल एनवायरनमेंट रहा होगा, कैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा होगा, इसके बारे में समझ आती है। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड आल्सो ट्रैवल लॉग्स। यस, ट्रैवल लॉग्स मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है और उसके दौरान, ट्रैवल के दौरान वो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है उसको लिख रहा है, नोट डाउन कर रहा है। जब वो किताब किसी के हाथ लगती है तो उसे पता चलता है कि भैया वो जमाने में ऐसा होता था, ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती थी। तो ट्रैवल लॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स के आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ बुक्स हैं, रामायण महाभारत जैसी, इसके अलावा जैन पुराणास हैं या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनके जरिए भी बहुत सारी हिस्टोरियोग्राफी का नॉलेज, इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि हम इस चैप्टर में इंडियन ट्रेडिशन को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अभी अभी पहुंचे हैं एंशियंट वे में, एंशियंट यानी प्राचीन काल में पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे हम राजा महाराजाओं की तरफ पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर पहली किताब का जिक्र है, नाम है हर्षचरित। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हर्षचरित ये एक किताब है, बाणभट्टा ने लिखी हुई, और ये बाणभट्ट जी जो हैं, इन्होंने ये जो किताब लिखी वो थी किंग हर्षा के बारे में। जी हां, किंग हर्षा जो थे ये 7th सेंचुरी सीई के बहुत ही महान किंग थे। इनकी कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित रही और हर्षचरित नाम की ये जो किताब थी बाणभट्टा द्वारा लिखी हुई, इसके जरिए भी हमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल नॉलेज मिल सकता है। और उसी के बारे में यहां कहा गया है, राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अब देखिए, हम स्लोली एंशिएंट से अब राजा महाराजाओं की कहानियों तक आ रहे हैं, और ये हमारे खास पॉइंट्स हैं एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी के, क्योंकि राजा महाराजा रजवाड़े जो थे यही सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट थे हमारी हिस्ट्री का, और उनके बारे में अगर जानना है तो ऐसी किताबों के जरिए ही हमें जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहां पर दोस्तों एक खास बात बताई गई है कि राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और मार्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का एक अहम हिस्सा है जहां पर राजा महाराजाओं की कहानियां बताई जाती थी। यस, हर्षचरित, written in the 7th century CE by Banabhatta, is King Harsha's biography. It portrays a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life, यानी समाज के हर पहलू को एक्सप्लेन करती हुई ये किताब, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि किंग हर्षा के टाइम पे कैसा माहौल हुआ करता था, कैसा सोशल एनवायरनमेंट था, कैसा इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड लोग कैसे जीते थे, क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था या कॉइन्स चलते थे, सिक्के चलते थे, क्या उस टाइम का माहौल था वो भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स कैसी होती थी उस जमाने में राजा रजवाड़ाओं के बीच, इसके अलावा रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम्स, यानी ये सारी बातें आपको ऐसी किताबों के जरिए पता चल जाती है। तो कंप्लीट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ किंग हर्षास टाइम कैन बी इजीली गॉट थ्रू हर्षचरित। तो ये उम्मीद करता हूं आप इस किताब के बारे में समझ पाए होंगे। दोस्तों इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहां से अब शुरू होता है मिडिवल पीरियड। हम देखिए एक एक फेज को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला फेज था एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड के अंदर हमने देखा रामायण, महाभारत, जैन पुराणास, इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसके अलावा दोस्तों हमने देखा कैसे इंस्क्रिप्शंस के जरिए हमें चीजें पता चलती हैं, फिर वो कॉपर प्लेट्स हों या हड़प्पा मोहनजोदारो के सील्स हों, ये चीजें हमने देखी एंशिएंट पीरियड में। इसके अलावा आखिर में हमने देखा हर्षचरित जो एक राजा की कहानी के बारे में था। अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं आगे मिडीवल पीरियड की ओर। यस, ये मिडीवल पीरियड जो है दोस्तों, यहां से जो एक टर्न अराउंड आया इंडियन हिस्ट्री में, यहां पे मुगल्स आने शुरू हो गए। मुगल्स आए, मुगल्स ने अपने तौर तरीके अप्लाई करना शुरू किया। हमारे लाइफ में मुगल एम्परर्स आ गए, और इंडियन ट्रेडिशन में मुगल एम्परर्स का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने अपने स्टाइल से हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट की, तो उसी के बारे में यहां पर हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे, इस किताब की नाम है कल्हानाज राजतरंगिनी। जी हां, ये एक खास किताब है जो कश्मीर के राजा महाराजाओं के बारे में और कश्मीर की हिस्ट्री को डिपिक्ट करने वाली किताब है। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरंगिनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन 12th century CE इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। यानी है ये मिडीवल पीरियड की कहानी, ये राजा महाराजाओं को भी डिपिक्ट करती है, कश्मीर की जो वाइब्रेंस है उसको भी प्रेजेंट करती है, और साथ ही साथ इसका हाईलाइट कुछ ऐसा है, इसकी राइटिंग कुछ इतनी स्किलफुल है कि ये हमें मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में भी एक्सप्लेन कर देती है। कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग। यस, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं नोटेबल स्कॉलर्स के अंदर। यहां पर भी एक खास बात यहां पर कल्हाना कहते हैं कि भैया मैंने ये किताब जब लिखी तो मैंने हर चीज को, हर डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन किया, बारीकी से नोट किया, उसके बाद ही मैंने चीजों को यहां पर प्रेजेंट किया। वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनास्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशन, यानी हर चीज, हर डॉक्यूमेंट, हर सबूत जो उस जमाने में मुझे मिला, मैंने क्रिटिकली एग्जामिन किया, जांचा, परखा, समझा, और उसके बाद ही उसे मैंने किताब के अंदर ऐड किया। तो ये खास किताब कल्हानाज राजतरंगिनी, याद रखिए, अबाउट कश्मीर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात आती है हमारे मुगल्स की। ये जो मुगल्स थे ना बेटा, ये बहुत ज्यादा त्रास तो हमें देते थे, बहुत ज्यादा तकलीफें तो देते थे, लेकिन इनकी हिस्टोरियोग्राफी का स्टाइल थोड़ा अलग था। ये अरबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसीलिए इनकी राइटिंग्स के अंदर आपको अरबिक,
पोएटिक स्टाइल, थोड़ा सा शायराना अंदाज कह सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर शायरी या पोएटिक फोटोज पिक्चर्स वगैरह डालकर ये बुक्स के अंदर हिस्टोरियोग्राफी के अंदर प्रेजेंटेशन रखते थे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ किताबों के बारे में जिक्र है मिडिवल पीरियड में जो बहुत ही पॉपुलर रही और उनके जरिए हमें मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से पता चलती है। इन द मिडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। यस, अमंग देम जियाउद्दीन बर्नी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस। तो ये पहली किताब जो है जियाउद्दीन बर्नी नाम के मुगल की है और ये जो मुस्लिम रूलर है इसने हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप कैसे एक्सपांड किया, क्या क्या खास बातें गई। जैसे हमने नोटेबल स्कॉलर्स पढ़े ना पहले चैप्टर में, वैसे इनको आप अलग अलग नोटेबल स्कॉलर समझ लीजिए और इनके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को पढ़िए बस। तो अभी पहला नोटेबल स्कॉलर यहां पर हम समझ सकते हैं जियाउद्दीन बर्नी को, और ये जियाउद्दीन बर्नी भाई साहब जो है इन्होंने एक किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाही। नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। वापस से बोलता हूं, तारीख ए फिरोज शाही। यस, अ बुक रिटन बाय हिम। ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। उसने बताया कि भैया मकसद क्या है हिस्टोरियोग्राफी का, क्या एग्जैक्टली है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, यहां से आंसर है, ब्रैकेट में डाल देना, अंडरलाइन कर लेना, मजबूत है एकदम। अकॉर्डिंग टू हिम the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies. स्वाहा, बहुत फास्ट बोला लेकिन बहुत ही सिंपल बात है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भैया चापलूसी मत करो। वो कह रहा है भाई कि भाई तुम जब मुगल एम्परर के बारे में कहानी लिखते हो या उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट करते हो तो सिर्फ तारीफ मत करो, तारीफों की पुल मत बांधो। राजा के सामने अच्छा बनने के लिए, एम्परर के सामने अच्छा बनने के लिए तुम उसके बारे में अच्छा लिखोगे तो ये गलत है। What Mr. Ziauddin Barni is trying to say is that कि आप अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो ये एक जिम्मेदारी है, आने वाली जनरेशंस भी उसको पढ़ने वाली हैं, उसी से सीखने वाली हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हिस्टोरियोग्राफी जब आप प्रेजेंट करें तो आप कुछ इस तरह से प्रेजेंट करें कि उसमें राजा की तारीफ हो, उसकी अच्छी पॉलिसीज के बारे में तो जिक्र हो ही, साथ ही साथ उसके फेलियर्स, उसके गलत काम, उसने क्या गलत निर्णय लिए, कैसा वो था, उसके बारे में भी पूरा विश्लेषण करें। कंप्लीट आइडियोलॉजी आपके सामने रखनी चाहिए, तभी हिस्टोरियोग्राफी वाकई में सही मानी जाएगी। यस, once again I will repeat my dear students, according to him the historian's duty is not limited only to recording the ruler's valor यानी उसकी ताकत, उसकी तारीफ, and policies of welfare, उसके अच्छे काम, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies यानी वो कहां फेल हुआ, उसकी क्या गलत पॉलिसीज थी, उसके बारे में भी लिखना जरूरी है। बर्नी further says that a historian should also take into consideration the impact of the teachings of the wise, the learned and the saints and the cultural life of people। मंजे वागाच पंजे। याद रखिए, जियाउद्दीन बर्नी भाई साहब कह रहे हैं कि आपको हिस्टोरियंस के तौर पर एक और चीज खास ध्यान रखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए कि उस जमाने की जब आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो वाइज मैन कैसा सोचते थे, संत महात्मा अगर कोई थे, मौलाना कोई थे जो बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे और उसका इंपैक्ट दुनिया भर में क्या था, उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर क्या था, वो कैसे उसको सीरियसली लेते थे, वो भी अगर आप लिखोगे तो वाइज वर्ड्स भी लोग सीख पाएंगे इन किताबों के जरिए। यस, the learned and the saints and the cultural life of people, thus बर्नी भाई साहब expanded the scope of हिस्टोरियोग्राफी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन तारीख फिरोज शाही एंड जियाउद्दीन बर्नीज एक्सपांशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो आपको ये पैराग्राफ में आंसर लिखना होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिम से लेकर अच्छे से प्रेजेंट करना होगा कि कैसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब के जरिए ये प्रपोज किया या ये बताया कि भाई राजा महाराजाओं की सिर्फ तारीफें मत करो, उनके फेलिंग्स और उनके इनकरेक्ट पॉलिसीज के बारे में भी प्रेजेंट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे अगली फेमस और पॉपुलर किताब की ओर या हिस्टोरियोग्राफी की ओर। ये है भैया बाबर की कहानी। जी हां, आपने बाबर का नाम सुना होगा, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों, इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। जी हां दोस्तों, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इनकी किताब का नाम तुजुक ए बाबरी। और इस किताब के जरिए दोस्तों इन्होंने बहुत सारी चीजें जो ये लड़ाई के दौरान ऑब्जर्व करते थे, इन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, जितनी भी बैटल्स लड़े हैं ना, उन सब के बारे में इस किताब में लिखा है। और साथ ही साथ जहां जहां इन्होंने ट्रैवल किया, जिस जिस रीजन में ये गए, वहां के फ्लोरा फौना, वहां के पेड़ पौधे फूल पत्ते, वहां के रिलीजन, वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर को भी इन्होंने अपनी किताब में नोट डाउन किया। तो जब आप इनकी किताब अगर कभी देखेंगे तो आपको हिस्ट्री पता चलेगी उस जमाने की। यस, ये सिंपल सी बात यहां पर कही गई है। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड
तुज़ुक-ए-बाबरी इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम, यानी डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल फॉट बाय हिम, डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल फॉट बाय हिम, डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल फॉट बाय हिम. Yes, Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, customs and the flora. यानी किताब में क्या है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के अंदर भी पूछा गया है. बाबर की किताब तुज़ुक-ए-बाबरी में एग्जैक्टली क्या था दोस्तों, तो आपको याद रखना है बाबर रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एकदम झूम करके उसने ऑब्जर्व करके लिखा है. क्या लिखा है? यस, वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रैवल्ड बाय हिम, कहां वो गया, कौन सी शहरों में गया, क्या क्या उसने देखा, वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उसने लिखे हैं. बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कैसा था वहां का इकोनॉमिक कंडीशन, वहां पे कितने पैसे उसे मिलते थे, राजा जो महाराजा थे वो कितने रईस थे, कितने अमीर थे, इसने उसको कैसे लूट लिया, कैसे हमला किया, क्या क्या, वो सारी बातें तुज़ुक-ए-बाबरी में है. कस्टम्स एंड फ्लोरा फौना, तो ये सारी चीजें तुज़ुक-ए-बाबरी किताब के अंदर हिस्टोरियोग्राफी के तौर पर आपको मिल जाएंगी. तो ये दोस्तों हमने हिस्टोरियोग्राफी मिडिवल पीरियड पढ़ा. दोस्तों आज के इस पार्ट में कुल मिलाकर के क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले देखा एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट पीरियड के अंदर हमने इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, सिंबल्स के बारे में देखा. इसके अलावा हमने देखा हर्ष चरित्र की कहानी, जहां पर हमने देखा कि बायोग्राफीज ऑफ किंग्स वेर वेरी फेमस. रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जाना. उसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों मिडिवल पीरियड की ओर, और मिडिवल पीरियड के अंदर हमने देखा राज तरंगिनी कल्हाना, यहां पर कश्मीर की कहानी. और उसके बाद हमने देखा दोस्तों तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की. और आखिर में अभी अभी हमने देखा बाबर की कहानी तुज़ुक-ए-बाबरी. तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप जरूर समझ गए होंगे, नोट डाउन करके इन्हें रख लीजिएगा. इन द नेक्स्ट पार्ट वी शैल स्टडी बखर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे. दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.